जो इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चंस करने के लिए उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो ये सब बेकार बातें हैं। मेन बात ये है कि रेस्ट एंड मोशन जो होता है वो रिलेटिव टर्म होता है, यानी कि कोई भी चीज रेस्ट में है कि मोशन में है, ये उस चीज के अलावा इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है। जैसे अगर हम जमीन पर खड़े होकर पेड़ को देखते हैं तो वो पेड़ हमको थोड़ा, हाँ पार्टिसिपेट कर लिए, जमीन पर खड़े होकर पेड़ को देखते हैं तो वो पेड़ हमको रेस्ट में दिखता है। लेकिन चलते हुए ट्रेन में बैठ के अगर हम उस पेड़ को देखें तो वो पेड़ कैसा दिखता है? आप खिड़की से बाहर झांक के देखें ना, आपको सब पेड़ जो है कैसा दिखेगा? तो एक ही पेड़ जब आप जमीन पर खड़े होकर देख रहे हैं तो रेस्ट में दिख रहा है, चलते हुए ट्रेन में बैठ के देख रहे हैं तो मोशन में दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि रेस्ट एंड मोशन ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है। अब ऑब्जर्वर जो होता है वो दो चीजें मेजर करता है। पहला तो पार्टिकल का पोजीशन क्या है, क्योंकि जब तक पोजीशन नहीं बदलेगा तब तक हम नहीं बोलेंगे कि मूवमेंट हुआ है, तो पोजीशन उसको चेक करना है। और दूसरा कि जो पोजीशन में बदलाव हो रहा है वो कितने समय में हो रहा है। तो पोजीशन को मेजर करने के लिए ऑब्जर्वर जहां खड़ा होता है वो 3 एक्सिस ड्रॉ करता है, क्योंकि हम 3D दुनिया में रहते हैं, है कि नहीं? जिसमें एक एक्सिस होता है, दूसरा होता है वाई एक्सिस और तीसरा होता है जेड एक्सिस। ये जो आपकी तरफ जा रहा है वो जेड एक्सिस है और आपको पता होना चाहिए तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ये अगर एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड हो जाएगा। उसके हाथ में होता है एक स्टॉप वॉच, जिससे जब वो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करता है तो उसको ऑन कर देता है। और ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते ही समय शुरू होता है t = 0 से, तो इसीलिए इनिशियल सिचुएशन को अक्सर हम लोग t = 0 भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दुनिया में मोशन अभी अभी शुरू हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अभी अभी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है। क्लियर है? चलिए, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है, जिसके ओरिजिन पर एक ऑब्जर्वर खड़ा होता है और उसके हाथ में होता है एक स्टॉप, पूरे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? चलिए, तो ये सारी बातें यहाँ लिखी होंगी। बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। तो जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z, तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं दिया है तो हम ऑब्जर्वर को कहाँ मानेंगे? ओरिजिन पे ही मानेंगे। क्लियर है? हाँ, तो अगर इस ऑब्जर्वर से पूछा जाए कि वो पार्टिकल कहाँ है तो वो ऐसे ही नहीं इशारा करेगा। तो उस वेक्टर को, जो वेक्टर ऑब्जर्वर को पार्टिकल से जोड़ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। डिनोट किया जाता है R से। अब इस पोजीशन वेक्टर को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो x कोऑर्डिनेट के साथ i कैप, y कोऑर्डिनेट के साथ और z कोऑर्डिनेट के साथ आपको k कैप लिखना होगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि यहां बोल रहा था कि एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन है 6,2,3, तो पोजीशन वेक्टर को आप लिखिए 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस ऐसा आप 3k कैप लिखिएगा। सही है? ठीक है। कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन, कंडीशन ये है कि समय के साथ पोजीशन वेक्टर को लगातार बदलना पड़ेगा। अरे बोलो, तो हम बोलेंगे कि वो चीज मोशन में है अगर समय के साथ पोजीशन वेक्टर लगातार नहीं बदल रहा है। अरे बोलो ना, तुम्हारे रेस्पेक्ट में किसी का पोजीशन अगर नहीं बदल रहा है, जैसे तुम लोगों का पोजीशन नहीं बदल रहा है, तुम लोग रेस्ट में हो, लेकिन इसका पोजीशन लगातार बदल रहा है, बुझवा रही है। आओ आगे आओ, तब एग्जाम्पल बढ़िया जाएगा। हाँ देखो, मेरे रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन लगातार बदल रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये मेरे लिए मोशन में है लेकिन तुम लोग मेरे लिए रेस्ट में हो। सही है? जैसे कि एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने कि अगर हम 3 लोग ले लें, जिसमें इसका नाम है क्या है बताओ? A नाम है, इसका B और इसका C नाम है, तो ये दोनों एक चलते हुए ट्रेन में है। अभी ट्रेन रुका नहीं है, ये चल रहा है, मैंने फोटो खींचा इसलिए आपको रुका दिख रहा है। तो इसको और इसको मिलके इसको ऑब्जर्व करना है। तो आप बताइए किसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में ये मोशन में है? इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में होगा। सही बात है यार। ये सब ना इमेजिन करने वाली चीज है, सोचने वाली बातें हैं। आप जब ट्रेन में बैठे होते हैं, सामने वाला आदमी आपको मोशन में दिखता है क्या? एकदम आराम से रेस्ट में दिख रहा है हमको। तो इसके रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में है, लेकिन बाबू इसके रेस्पेक्ट में ये मोशन में ना हो। अगर ये चलता हुआ ट्रेन है, तुम्हारे सामने से कोई ट्रेन गुजर रहा हो तो उसके अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है, वो तुमको मोशन में ही ना दिखेगा। वजह ये है कि अगर इससे बोला जाएगा कि थोड़ा इसका पोजीशन ड्रॉ करो तो ये ऐसे ड्रॉ करेगा। इसको बोला जाएगा पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसको बोला जाएगा इसका पोजीशन ड्रॉ करो तो ऐसे ड्रॉ करेगा। इसको बोला जाएगा पोजीशन ऑफ
बी विथ रेस्पेक्ट टू सी। थोड़ी देर के बाद आपको क्या लग रहा है, ये यहीं पे होगा क्या? ये ट्रेन थोड़ा सा आगे वहां चला गया होगा, है? तो अब अगर बोला जाए कि बताओ तुम्हारे रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या है, तो ऐसा ही ना ड्रॉ करेगा। ये है पोजीशन ऑफ, क्या नाम था इसका? अरे बी नाम था, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ये है, और इसके रेस्पेक्ट में अब उसका पोजीशन ये ना हो गया है, यानी ये है पोजीशन ऑफ ना रे लाइब्रेरी वाला वन। हाँ जा, 1 की जगह पे 2 लिखा है तो 2 की जगह पे 1 कर दो। हाँ जाओ 1 कर दो, ठीक। हाँ बाबू, तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ क्या? बी विथ रेस्पेक्ट टू, अरे इसका नाम बी ही ना था, और ये सी है। कौन है? सी है। तो बी विथ रेस्पेक्ट टू सी। आप बताइए समय के साथ, बोलिए, मान लीजिए ये कहानी है किसी t इक्वल टू 0 की, ये कहानी है किसी t इक्वल टू t की। समय के साथ बताइए वो किसका पोजीशन है? बोलिए, सॉरी, किसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन बदला है और किसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन नहीं बदला? तो इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन नहीं बदला। आप देखिए, पोजीशन एक वेक्टर ना है, तो वेक्टर तभी बदलता है जब या तो आप उसका डायरेक्शन बदल दीजिए, ना तो आप उसका मैग्नीट्यूड बदलिए। मैग्नीट्यूड का मतलब लंबाई, लंबाई तो नहीं बदला है, देखिए जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ही है। डायरेक्शन भी नहीं बदला है, इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये कैसा है? रेस्ट में, और दिखता भी है। ये अनपढ़ आदमी भी बता देगा, ठीक है। लेकिन बाबू बताइए, इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन बदला है कि नहीं? मैग्नीट्यूड भी बदला है और डायरेक्शन भी बदला है। इसका मतलब है इसके रेस्पेक्ट में कैसा होगा? मोशन में होगा। क्लियर है? चलिए अब चीजों को हम लोग मोशन में लाते हैं, और जो सबसे पहला चीज है वो पढ़ेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, तो इसके पोजीशन को अगर आप r1 से दिखाते हैं तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया। बोलिए, मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ था, थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल जो है वो यहाँ पहुंच जाता है। जाहिर सी बात है इसके कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, x, y, z जो होगा वो चेंज हो जाएगा। चलिए, तो अब इसको हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन, डिनोट करेंगे r2 से। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ? ये कि वो कहां से कहां गया, यही मतलब हुआ। तो यहां से यही ना आया है, तो यही होगा डिस्प्लेसमेंट, डिनोट किया जाएगा s से। अगर हमको लॉ ऑफ ट्रायंगल याद आए, लॉ ऑफ ट्रायंगल याद है, तो वो दो वेक्टर्स जो सेम ऑर्डर में होते हैं उनको जोड़ने से हमको वो मिलता है जो उस ऑर्डर में नहीं है। तो यहाँ कौन से दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है? r1 और s, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, इनको जोड़ेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ r1 प्लस s बराबर क्या? अब यहां से s बराबर मिलेगा r2 माइनस r1। इसका मतलब हुआ चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस। तो एक लाइन में बताओ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, बस, और सब मोह माया है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। क्लियर है? चलिए ठीक है। हाँ, ये मैं बता रहा था कि जैसे क्या, नहीं, मैं जरूरत भर की बातें बता रहा हूं, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। सही है? अरे बोलो ना। मैं बता रहा था कि जब हम लोग मोशन इन 2D या 3D देखेंगे ना, तो हमको कम से कम 2 या 3 एक्सिस की जरूरत होगी। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन इन कौन सा है? वो 2 डायमेंशन ना है, तो उसमें जरूर हम लोग x और y एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन जब मोशन इन 1D की बात करेंगे तो एक ही एक्सिस से काम चल जाएगा, और तब हम उस एक्सिस में किसी एक डायरेक्शन को मान लेंगे पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को मान लेंगे। किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव मानना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं पत्थर पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इधर को ही पॉजिटिव मानोगे, उधर को ही, चाहे ऊपर को ही पॉजिटिव मानोगे, नीचे को ही नेगेटिव मानोगे। ये सिचुएशन डिपेंडेंट होगा। जिधर ज्यादा चीजें होंगी हम उसी को क्या मान लेंगे? अगर नीचे ज्यादा चीजें होंगी, नीचे वाले को पॉजिटिव मानेंगे, तब ऊपर वाले को, ऊपर ज्यादा चीजें होंगी तो ऊपर वाले को पॉजिटिव मानेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव मान लेंगे। क्लियर है? तो ये सिचुएशन डिपेंडेंट होगा, और आई कैप जे कैप लिखने की जरूरत नहीं है। आई कैप जे कैप तब लिखा जाएगा जब एक से ज्यादा एक्सिस आ जाए। अरे बोलो ना। हाँ ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट था। चलिए, डिस्टेंस। बाबू, डिस्टेंस का मतलब होता है पूरे रास्ते की लंबाई। अगर कोई आदमी यहां से चल के ऐसा यहां पहुंचता है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसके लिए आप फीता निकालिए। फीता समझ रहे हो? हाँ, फीता निकालना, टेप, हाँ इंची टेप जो आता है, टेप निकालना, और पूरा रास्ता इस तरीके से ऐसे ऐसे नाप लेना। इसी को बोला जाएगा क्या? डिस्टेंस।
टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। सही है। चलिए कुछ रिलेशन वगैरह देखेंगे। डिस्टेंस जो होगा बाबू वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मेजर किया जाता है मीटर में। डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस बताते समय हम कभी डायरेक्शन नहीं बताएंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट लिखते समय मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। क्लियर? अगर किसी बॉडी ने मूव किया है, बोलिए, तो बाबू डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब हो सकता है। क्लियर है? ये एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा भी था कि जैसे अगर मैं t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू कहां तक की बात करूं, t1 तक की बात करूं अगर, तो मैं पूछूं कि डिस्टेंस कितना, तो क्या बोला मैंने? फीता निकालो, नाप लो। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक नापोगे तो x बराबर 1 मीटर है, तो यहां कहीं 2 मीटर होगा, यहां कहीं 3 मीटर। तो बताओ ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ही ना फीता खुला, तो डिस्टेंस तो हुआ तुम्हारा कितना? 3 मीटर। लेकिन अगर पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन